सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए मैं आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। विज्ञान विषय का ये पूरा का पूरा आईएमपी प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो सभी के सभी प्रश्न सिलेबस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो जितने नंबर के सिलेबस में प्रश्न आते हैं उतने ही नंबर के प्रश्न यहाँ पे ऐड किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं अध्याय वाइज। और ये अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वार्षिक पेपर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अध्याय वाइज देख लेते हैं। तो अध्याय 1 में 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे जो अध्याय है ना वो पुराना जो सिलेबस है और नया सिलेबस है दोनों चेंज हो चुका है। पुराना सिलेबस में क्या था, पुराना सिलेबस में जो अध्याय था वो अलग स्थान पे था। ठीक है, अध्याय का नाम है वो अलग जगह में था, यहाँ पे अलग जगह में। जैसे कि देखो यहाँ पे देख लेते हैं अध्याय 1 अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण पहले दूसरे अध्याय में था, लेकिन जब इसे अरेंज किया गया तो ये जो अध्याय है वो अध्याय 1 बन गया। तो अध्याय 1 बन गया तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ पे ढूंढोगे, पाठ के नाम से ढूंढोगे। जैसे कि अध्याय 1 है अम्ल क्षारक एवं लवण लिखा है ना, तो अम्ल क्षारक एवं लवण वाला जो अध्याय है, जो पुराने सिलेबस पैटर्न के आप गाइड यूज कर रहे हो, अगर उसमें लिखा रहेगा तो इसी अध्याय को आपको देखना है, तभी आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर आपको गाइड में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आईएमपी प्रश्न बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में और जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आएंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न सबसे पहले देखते हैं। और इसमें बहुत सारे 2 नंबर के प्रश्न मैंने ऐड किया। ऐसा क्यों किया हूँ, यहाँ पे ऐसा मैंने इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे इस अध्याय में बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो इसमें 2 नंबर और 4 नंबर के दोनों प्रश्न आएंगे, लेकिन 2 नंबर के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर के प्रश्न जो है इस अध्याय से नहीं आएगा, ये आएगा इसी इकाई के, क्योंकि एक इकाई में 2 अध्याय है, अध्याय 1 और अध्याय 4 है। तो अध्याय 4 वाला जो टॉपिक है ना वहाँ से आएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने अध्याय 1 में बहुत सारे प्रश्न 2 नंबर के ऐड कर दिया हूँ। तो आपको इसमें 2 नंबर के प्रश्न पढ़ना है। और 4 नंबर की भी प्रश्न है, बाई चांस अपवाद वाइज अगर इस अध्याय से प्रश्न आ जाते हैं 4 नंबर के, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ बैकअप प्लान रख दिया है कि 4 नंबर में क्या क्या प्रश्न आईएमपी 4 नंबर के हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो 2 नंबर के पहला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। दूसरा है, अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल के एक एक उदाहरण एवं सूत्र लिखिए। चौथा है, अचार को तांबे के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों रखा जाता है। पांचवा है, पीएच मान क्या है। छठवा है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। सातवां है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। आठवां है, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। नवा है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। 10वां है, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 2 पदार्थों ए और बी का पीएच मान क्रमशः 8.2 और 2.5 है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय और कौन सा क्षारीय होगा। इसमें से किस पदार्थ का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। 12वां है, टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2 है, धान की अच्छी उपज के लिए वह मिट्टी के पीएच पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है। 13वां प्रश्न है, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम एवं सूत्र लिखिए। उसके बाद 14वां प्रश्न है, रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियां भी आई, किंतु उनमें से मीना के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों तथा क्षारों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 15 प्रश्न यहाँ पे ऐड किया हूँ और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि हमारे पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। तो चलो बैकअप वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं जो 4 नंबर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे तो अभी तक देखा गया है जितना भी प्रश्न सेट है मैंने सबका एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि इसके अलावा अध्याय 4 से ही प्रश्न बने थे। तो फिलहाल हम बैकअप भी देख लेते हैं, लेकिन अध्याय 4 के हमारे मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहेगा, उसमें 4 नंबर के प्रश्न वहीं से आएंगे, पर यहाँ को हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ भी देख लेते हैं 16 नंबर में ए और बी यहाँ पे दिया हुआ। तो दांतों के क्षय व सड़न का क्या कारण है।
इसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बी है धान के उत्पादन में अनुकूलित मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए? 17वां प्रश्न है अम्ल ए तथा बी दो बीकर में लिए गए हैं। अम्ल ए का जल में आंशिक आयनन होता है जबकि अम्ल बी का जल में पूर्ण आयनन होता है। इस आधार पर बताइए। इसके बाद यहाँ पे देखो है अ ब स द 4 दिया हुआ है। इन चारों टॉपिकों का आपको आंसर देना है। ये बहुत ही आसानी से गाइड में मिल जाएगा। इसके बाद 18वां देखो कुछ पदार्थों के पीएच मान निम्नलिखित है। तो ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से आपको गाइड में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अध्याय 2 पे आते हैं। तो अध्याय 2 से कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं? 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अध्याय 2 में 2 नंबर के प्रश्न नहीं आते। अध्याय 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। लेकिन मैंने कहा था ना हमारे पास कुछ प्रश्न होना चाहिए बैकअप। अगर बाई चांस 3 नंबर के प्रश्न ना आके इस बार 2 नंबर के दे दिया जाए तो वहाँ से आ सकने वाले प्रश्न हमारे पास होने चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को ऐड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखो अध्याय 2 क्या है? ऊष्मा और ताप। आप नाम से किस में ढूंढना? ऊष्मा और ताप से ढूंढना तो आपको मिल जाएगा। ये अध्याय का नाम है। इसके बाद पहला प्रश्न है गैस का गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है, क्यों? दूसरा प्रश्न है बर्फ एवं भाप की गुप्त ऊष्मा लिखिए। तीसरा है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? चौथा है विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। पांचवा है जल की महत्व विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। छठवा है ऊष्मा के प्रभावों के हमारे दैनिक जीवन में जुड़े कुछ उदाहरण बताइए। सातवां प्रश्न है 37 सेल्सियस ताप फ़ारेनहाइट में बदलिए। आठवां है नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता, क्यों? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है मनुष्य के शरीर, देखो यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ 5 से लेके आगे जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सब के सब 3 नंबर के हैं। तो इसमें से 3 नंबर के प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा? इसके बाद अगला है ऊष्मा के प्रभावों के हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण बताइए। 9वां प्रश्न है जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तब उन दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे इतने प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये सभी के सभी आईएमपी प्रश्न है अध्याय 2 से। अब देखते हैं अध्याय 3 को। तो अध्याय 3 से क्या क्या प्रश्न आईएमपी हो सकते हैं, तो चलो देखते हैं। तो अध्याय 3 में 3 अंक का प्रश्न आएगा और 4 अंक का प्रश्न आएगा। यहाँ पे सभी प्रश्न जो है ये सभी के सभी आईएमपी है। तो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों प्रश्न यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखिए। दूसरा है जीवों का विकास सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु क्या है? तीसरा है एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। चौथा है डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है? पांचवा है समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। छठवा है संवृत्ति अंग किसे कहते हैं? सातवां है कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। आठवां है क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? अब यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। तो 4 नंबर के प्रश्न में क्या क्या आईएमपी हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो 9वां प्रश्न है समजात तथा संवृत्ति लक्षण क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। 11वां है जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है संवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं? 12वां है इसमें ब है डायनासोर के विलुप्त होने का क्या कारण है? तो ये अध्याय 3 है जिसमें आपको इतने आईएमपी प्रश्न आपको याद करने हैं। 3 में से एक भी आपको छोड़ना नहीं, सभी के सभी क्या करना है? याद करने हैं। इसके बाद देखते हैं चौथा अध्याय को। तो अध्याय 4 में मैंने नाम लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो अध्याय 4 है तत्वों का वर्गीकरण है।
तो आपको अध्याय 4 तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये इकाई 1 का ही टॉपिक है। तो अध्याय 4 से आपको 2 अंक के प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे पास बैकअप प्लान भी है, तो हम कुछ प्रश्न यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो बाई चांस अगर मान लो यहाँ पे 4 अंक के प्रश्न के साथ 2 अंक का भी प्रश्न आ जाए, तो आपको कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वर्ग समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होता है। दूसरा है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों। कोई 2 कारण लिखिए। तीसरा है, अधातु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। चौथा है, निम्न में उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब आते हैं 4 नंबर के प्रश्न। यहाँ पे मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यहीं से ही प्रश्न बनते हैं। तो 5वां है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। पहला है, आयनन विभव में, संयोजकता में, परमाणु आकार में, विद्युत ऋणता में। इसके बाद 6वां है, मेंडलीव के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। 8वां है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम 4 तत्वों के नाम तथा संकेत लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित जोड़ो। यहाँ पे 8वां प्रश्न, सॉरी 8वां नहीं लिया, डायरेक्ट मैंने 9वां नाम दे दिया, ठीक है। तो चलो 9वां लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 9वां ये 8वां है, ठीक है, जैसे भी करो। चलो देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बड़ा है तथा उसका कारण भी लिखिए। पहला है Mg, परमाणु संख्या 12, क्लोरीन Cl, परमाणु संख्या 17, सोडियम परमाणु संख्या 11, पोटेशियम परमाणु संख्या 19 है। 10वां, इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, इसे द्वितीय आवर्त के तत्वों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम को उदाहरण देकर समझाइए। 12वां है, आवर्त सारणी का एक भाग दिया गया है, तो ये भाग यहाँ पे दिया है, इसका आंसर आपको ढूंढना है। इसके बाद 13वां प्रश्न, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे देखो 2, 8, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न यहाँ इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा है, एक एक शब्द का इसका आंसर रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न ऐड कर दिया है, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न और ऐड कर दिया। तो 2, 8, 3, 2, 8, 1, 2, 8, 7। तो देखो यही चीज़ आपको इन सभी में बताना है, ठीक है। इनमें से कोई एक ही आएगा, अगर ये वाला टॉपिक से आएगा तो इन तीनों में से कोई एक ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है, तो इसमें भी देखो 3 यहाँ पे प्रश्न दिए हुए, ये तीनों हैं। इसके बाद 15 में क्या बताना है हमें, 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है, बताइए। तो क्या क्या बताना है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न, परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यह कौन से वर्ग से संबंधित है, इस तत्व का नाम, आवर्त व संयोजक लिखिए। तो यहाँ पे आपको अध्याय 4 में इतने ही प्रश्न आपको आईएमपी मिलेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है सभी के सभी, तो सभी के आपको तैयारी कर लेना है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 5 को। तो अध्याय 5 जो है वो है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत है। तो यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस अध्याय में। इस अध्याय में आपको सिर्फ 2 नंबर की प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक प्रश्न 3 नंबर का ऐड किया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको 2 नंबर की प्रश्न देखने को मिलेगा और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भी। तो यहाँ पे पहला है, कांच किन विकर्णों को अवशोषित करता है। दूसरा, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल या उत्तल में से किस प्रकार का दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है, क्यों। बायोगैस क्या है, घटकों के नाम लिखिए। चौथा है, भारत में नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है। 5वां है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। सोलर कुकर के 2 लाभ लिखिए एवं सीमाएं लिखिए। 7वां है, LPG CNG का पूरा नाम लिखिए। 8वां है, LGP व बायोगैस में कौन सा ईंधन अच्छा है व क्यों। 9वां है, बायोगैस के कोई 2 उपयोग लिखिए। 10वां, पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। 11वां है, समुद्र से उत्पन्न होने वाली किन्हीं 2 ऊर्जा के नाम लिखिए। 12वां, सोलर कुकर के 2 उपयोग लिखिए। 13वां, सोलर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग देते हैं, क्यों। इसके बाद नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा उपयोग के लाभ लिखिए।
15 सौर सेल के 2 लाभ लिखिए। अब यहाँ पे 3 नंबर के मैं एक प्रश्न ऐड किया हूँ, इसको भी देख लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? यदि 92 यूरेनियम 235 के नाभिकीय पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए तो होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो मैं अभी आपको टोटल आईएमपी में 5 अध्यायों तक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी के सभी जितने भी प्रश्न अभी मैं आपको बताऊँगा सबके सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। आपको ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में और आपको अर्धवार्षिक पेपर में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।